अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट्स मतलब बैनुल अक़वामी निज़ाम इकाइयों की तारीफ़ें इस टॉपिक पर ये पूरा कंप्लीट जो आज का हमारा लेक्चर है वो इसी टॉपिक पर है। तो आज हम देखेंगे कि एसआई निज़ाम के अंदर जो इकाइयाँ हैं उन तमाम इकाइयों की, उन तमाम यूनिट्स की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि एसआई निज़ाम में जो इकाइयाँ हैं वो टोटल मिलाकर कितनी हैं। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एसआई निज़ाम के अंदर टोटल 7 तबई मिकदारों को बुनियादी या असासी तबई मिकदारों के तौर पे लिया गया था और उनकी इकाइयों को असासी या बुनियादी इकाइयाँ कहा गया था। तो वो जो 7 बुनियादी तबई मिकदारें जो हैं उनमें से एक है लेंथ यानी लंबाई, एक है मास, सेकंड नंबर पे है मास यानी कमियत, थर्ड है टाइम यानी वक्त, चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकीरो, पांचवें नंबर पे है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यानी हर हरकियाती दर्जे हरारत। इसके बाद छठे नंबर पर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मादे की या शय की मिकदार, और लास्ट यानी 7वें नंबर पर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी नूरी हिद्दत या दरख्शां शिद्दत। तो यहां आप लोग एक चीज देखें कि ये जो 7 असासी या बुनियादी तबई मिकदारें हैं मतलब बेस यूनिट्स, इनके लिए एसआई निज़ाम में जो इकाइयां बनाई गई, हम एक बार ये चार्ट की मदद से इन पर गौर करते हैं। आप देखिए यहां पर ये जो पहले नंबर पे जो तबई मिकदार है यह है लेंथ यानी लंबाई। इसकी एसआई निज़ाम में यूनिट है मीटर। आप देखिए मीटर जो है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा स्मॉल एम से, और उसका जो सिंबल है वो भी स्मॉल एम है। इसके बाद दूसरी तबई मिकदार कमियत है, मास यानी कमियत, इसकी यूनिट है किलोग्राम और इसकी जो अलामत है वो केजी है, स्मॉल केजी, स्मॉल लेटर में के और स्मॉल लेटर में जी। इसी तरह से वक्त यानी टाइम, इसके लिए एसआई यूनिट है सेकंड और उसकी अलामत है स्मॉल एस। चौथी तबई मिकदार है इलेक्ट्रिक करंट या बरकीरो, उसकी यूनिट है एम्पियर स्मॉल ए से, लेकिन क्योंकि एम्पियर एक इंसान का नाम है इसलिए जब हम उसकी अलामत यानी सिंबल के तौर पे जब उसको लेंगे तो उसको कैपिटल ए से दिखाया गया है। ओके, ये रूल आप याद रखिए एसआई निज़ाम का कि अगर कोई इकाई किसी इंसान के नाम पर है तो उस नाम को कैपिटल लेटर यानी अलामत के तौर पर उससे जाहिर करेंगे। ओके, जैसे एम्पियर जो है तो भले ही उसको स्मॉल लेटर में एम्पियर लिखा जाएगा पूरा, लेकिन सिंबल में उसको कैपिटल ए लिखेंगे। इसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यानी हर हरकियाती दर्जा हरारत, तो उसकी जो यूनिट है वो है केल्विन और उसको कैपिटल के से जाहिर करेंगे क्योंकि केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी शय की मिकदार, इसकी एसआई यूनिट है मोल, जिसे शॉर्ट में अलामत के तौर पर MOL मोल लिखा जाता है। ओके, और आखिरी तबई मिकदार 7वें नंबर पर जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी दरख्शां शिद्दत या नूरी हिद्दत। इसकी एसआई यूनिट कैंडेला है जिसकी अलामत जो है वो CD होती है, स्मॉल लेटर में CD होती है। आप याद रखिए ये 7 तबई मिकदारें जो है ये वो हैं जो बुनियादी या बेस तबई मिकदारों के तौर पे ली गई हैं। इनके अलावा 2 तबई मिकदारें और भी हैं जिनको बाद में ऐड किया गया था, उन्हें सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स यानी इजाफी या जमनी तबई मिकदारें या जमनी इकाइयां कहा जाता है। ऐसी सिर्फ 2 तबई मिकदारें हैं जिनमें से एक का नाम है प्लेन एंगल यानी सतही जाविया। सतही जाविया जो है इसे आमतौर पर हम ज्योमेट्री में डिग्री में नापते हैं, लेकिन उसके लिए एसआई निज़ाम की जो यूनिट है वो रेडियन है और उसका सिंबल होता है रेड, RAD रेड, उसे रेडियन को हम RAD लिखेंगे। इसी तरह से एक और जो जमनी इकाई या सप्लीमेंट्री जो यूनिट है तबई मिकदार है वो है सॉलिड एंगल यानी ठोस जाविया, और उसके लिए जो एसआई निज़ाम में जो इकाई बनाई गई वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन की जो अलामत है वो SR होती है स्मॉल लेटर्स में। तो यहाँ पर हमारा एसआई निज़ाम की जो इकाइयां हैं उनका पूरा कंप्लीट तारुफ हो गया। मतलब 7 बेस यूनिट्स यानी असासी या बुनियादी इकाइयां और 2
सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी इजाफी या ज़मनी इकाइयां। आइए अब हम हर एक तबई मिकदार पर और हर उसकी यूनिट पर गौर करते हैं और उसकी डेफिनेशन के साथ में देखते हैं कि कौन सी इकाई की जो तारीफ है या डेफिनेशन है वो क्या होती है। ओके, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है यानी पहली जो तबई मिकदार जिसकी हमको स्टडी करना है वो है लेंथ यानी लंबाई। आप लोग देखिए, जैसे जैसे साइंस की तरक्की होती जाती है, वैसे वैसे उस डेवलपमेंट के साथ में जैसे नॉलेज बढ़ती चली जाती है और जो डेफिनेशन बनाने का जो अमल होता है वो और ज्यादा मुश्किल या पेचीदा होते जाता है। एकदम इब्तदाई हालत में वो चीज या उसका कंसेप्ट बहुत ही आसान होता है। जैसे लंबाई जो है उसका सीधा साधा जो कंसेप्ट है वो है दो नुक्तों के दरमियान का फासला। कोई भी दो नुकात के दरमियान का जो फासला होता है उसे हम लंबाई कहते हैं। एसआई निजाम में लंबाई की जो इकाई है वो मीटर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मीटर जो है उसकी यूनिट क्या होती है। यहां जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर के अंदर एक मीटर स्केल दिखाई गई है। मतलब एक्चुअली लंबाई को नापने के लिए, लंबाई को गिनने के लिए या उसकी कीमत मालूम करने के लिए जो पैमाना हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो एक मीटर स्केल होती है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, इस तस्वीर में दिखाया गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मीटर है, एसआई निजाम में जो लंबाई की जो इकाई मीटर होती है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मीटर, सबसे पहले आप देखें कि 1961 में, मतलब एकदम इब्तदाई दौर में जब एसआई निजाम तैयार किया गया था, उस जमाने में मीटर की जो तारीफ की गई थी वो थी द डिस्टेंस विच इज 1.65076373 into 10 to the power 6 times the wavelength of orange red light emitted by the krypton 86 atom in vacuum is known as meter। मतलब यहां पर मीटर की तारीफ बनाने के लिए वेवलेंथ का सहारा लिया गया। और कौन सा वेवलेंथ? तो क्रिप्टॉन 86, ये जो एलिमेंट होता है इसके जरिए जो ऑरेंज रेड कलर की जो लाइट एमिट होती है, उस लाइट का जो वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ का 1.65076373 इंटू 10 टू द पावर 6 टाइम्स, यानी इतना बड़ा ये जो नंबर होता है ये मल्टीपल होना चाहिए काय का? क्रिप्टॉन 86 से खारिज होने वाले, उससे एमिट होने वाले ऑरेंज रेड लाइट के वेवलेंथ का। तो अगर हम इस तारीफ के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो फासला हमको मिलेगा वो फासला मीटर होता है। बेसिकली ये मीटर जो है ये एक प्लेटिनम इरिडियम जो अलॉय होता है, जो मेटल होता है, तो उसका बना हुआ एक मॉडल था जो पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखा गया था। पेरिस में ये जो डिपार्टमेंट है उस ब्यूरो में वहां पर इसको रखा गया था और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई गई थी 1961 में। ओके, यहां पर अब हम उसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। यहां जो डेफिनेशन अब हम बनाएंगे या जो अभी फिलहाल मतलब 2018 के रूल के मुताबिक जो डेफिनेशन बनाई गई, वो डेफिनेशन में सबसे मेन जो कैरेक्टर है, जो सबसे मेन जो किरदार यहां पर बनाया गया वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का। मतलब नूर की रफ्तार, कि खला में नूर की रफ्तार क्या होती है। आप लोग देखिए, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब नूर की रफ्तार जो खला में जो होती है वो होती है 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8 जो है ये हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, जबकि 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर जो है उसका सीधे साधे लफ्जों में यानी मीटर्स में अगर उसको कन्वर्ट करें या एग्जैक्ट वैल्यू में अगर कन्वर्ट करें तो वो होता है 299792458। इतने मीटर जो है लाइट एक सेकंड में कवर करता है। तो यहां पर हम जो डेफिनेशन बनाएंगे वो इसी नंबर को यूज करके करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये चीज को आप ध्यान में रखिए। नूर की जो रफ्तार है वो बुनियाद बनाई गई है, वो
कांस्टेंट के तौर पर उसको बुनियाद बनाई गई है इस डेफिनेशन में। तो हमारी अगली डेफिनेशन होगी मीटर की, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,79245 सेकंड इज नोन एज ए मीटर। इसका मतलब मीटर क्या होगा? मीटर वो फासला है, वो डिस्टेंस है जो लाइट इतने सेकंड में, मतलब एक सेकंड के 299,792,458 पार्ट में कवर करेगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई मीटर की इंग्लिश में। अब हम यहां पर आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी जो इसी डेफिनेशन को अगर हम उर्दू में कन्वर्ट करें तो उर्दू में हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह से लिखेंगे, मतलब 1961 के मुताबिक अगर डेफिनेशन बयान करें तो वो आ जाएगा, खला में क्रिप्टॉन 86 के जौहर में से खारिज होने वाली नारंगी सुर्ख रोशनी के तूले मौज से 1.65076373 इंटू 10⁻6 गुना बड़े फासले को एक मीटर कहा जाता है। मतलब ये कि क्रिप्टॉन 86 का जो जौहर जो भी रोशनी खारिज करेगा, नारंगी सुर्ख रोशनी, उस रोशनी का जो तूले मौज होगा वो तूले मौज का 1.65076373 इंटू 10⁻6 इतने टाइम्स, इतने मल्टीपल या इतने गुना जो फासला मिलेगा वो एक मीटर होता है। यहां पर आप एक चीज अपने जहन में रखिए कि क्रिप्टॉन 86 के जौहर में से खारिज होने वाली नारंगी सुर्ख रोशनी जो है ये बहुत ज्यादा खालिस रोशनी मानी जाती है। एक्चुअली ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, यानी यक रंगी रोशनी, एक कलर वाली रोशनी, और ये बहुत ज्यादा खालिस, यानी खालिसतन ये एक कलर वाली रोशनी है, इसलिए इसको इस डेफिनेशन की तौर पर मतलब उसको यहां पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन 2018 के रूल के मुताबिक इस डेफिनेशन को हटाकर जो नई डेफिनेशन अपनाई गई वो कुछ इस तरह से होगी कि खला में नूर के जरिए 1/299,792,458 सेकंड में तय होने वाले फासले को मीटर कहते हैं। यहां पर मैं एक बार फिर बता दूं कि 299,792,458 मीटर ये वो फासला होता है जो रोशनी एक सेकंड में खला में तय करती है। इसीलिए यहां पर 1/299,792,458 सेकंड का जिक्र किया गया। ओके, यानी एक सेकंड के इतने लंबे चौड़े हिस्से के अंदर जो फासला तय होगा, जाहिर सी बात है 1 जब आप इतना बड़ा नंबर डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली जो नंबर आपको मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो नूर की स्पीड के मुकाबले में 1 मीटर का जो फासला है वो बहुत ही मामूली होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी नंबर 2 क्या है। जाहिर है हमारी फिजिकल क्वांटिटी नंबर 2 जो है वो मास है, यानी कमियत है। आइए हम सबसे पहले नजर डालते हैं कि 1 किलो का हमारा जहन में क्या कंसेप्ट होता है। तो जो चीज आपको नजर आ रही है, आपको ये देखते साथ नजर आ गया होगा कि ये 1 किलो का लोहे का या बीड़ का बना हुआ एक वजनदार जिस्म है जिसको हम पैमाने के तौर पर, यानी वजन के पैमाने के तौर पर यूज करते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम क्या होगी। तो यहां जो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है ये डेफिनेशन 1989 के मुताबिक है। मतलब 1989 में जो डेफिनेशन बनाई गई थी वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द मास ऑफ ए प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर कैप्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इन पेरिस फ्रांस इज नोन एज 1 किलोग्राम। मतलब ये डेफिनेशन बहुत ही सीधी सादी डेफिनेशन है। इसका सीधा साधा मतलब क्या होगा कि फ्रांस में पेरिस नाम का जो मकाम है, यानी पेरिस जो वहां का कैपिटल है, उस मकाम पर बैनुल अक़वामी वजन और पैमाइशी ब्यूरो, यानी इस महकमे में, इस डिपार्टमेंट में रखे गए प्लैटिनम इरिडियम मखलूत धात से बने एक इस्तावाना नुमा जिस्म के बैनुल अक़वामी नमूने की जो कमियत है उसे 1 किलोग्राम कहा जाता है। उसको 1 किलोग्राम के तौर पर लेते हैं। यहां पर आप याद रखिए कि जिस इस्तावाने की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला है जो स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली ये है वो जो दो कांच के 2 अलग अलग जार में रखा हुआ जो आपको बारीक सा इस्तावाना, जो छोटा सा एक चमकदार प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का जो सिलेंडर जो बना नजर आ रहा है, तो ये सिलेंडर है जिसको 1
किलो के तौर पर यानी 1 किलोग्राम के तौर पर जिसको अपनाया गया था 1989 में, और जो अभी तक राइज था। लेकिन आज से 2 साल पहले मतलब 2018 में इस डेफिनेशन को भी बदल दिया गया। तो अब किलोग्राम की जो न्यू डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। तो 1 kilogram is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.62607015 into 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकंड। यानी ये जो नंबर है प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसको हम जूल इंटू सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जूल इंटू सेकंड का जो दूसरा जो मतलब होता है वो है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो इसमें एक खास बात ये ध्यान में रखना है कि मीटर को और सेकंड को हम जिन पैमानों में यहां पर गिनेंगे वो है सी, और यहां पर ये जो आपको डेल्टा न्यू सी एस जो नजर आ रहा है एक्चुअली ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम लाइट। यानी सीजियम 133 का जो एटम होता है उसमें से जो लाइट एमिट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम डेल्टा न्यू सी एस के नाम से मतलब जानते हैं, या उसको हम यहां पर उस नाम से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है 2018 के मुताबिक। आप लोग देखेंगे कि शायद आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स जैसी नजर आए, लेकिन बेसिकली ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है, और ये आसान इस अंदाज में है कि यहां पर किलोग्राम को एज ए वेट या एज ए मास जो है उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको यहां पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है प्लैंक कांस्टेंट के रूप में। और याद रखिए कि प्लैंक कांस्टेंट एच जो है वो आज के जमाने में माना तस्लीम शुदा यानी एक्सेप्टेड यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो क्योंकि 2018 में जो रूल अपनाया गया ऐसा निजाम का वो ये है कि जो भी डेफिनेशन हम बयान करेंगे वो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स या नेचुरल कांस्टेंट्स के रूप में हो, इसीलिए यहां पर किलोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए या किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट एच को इस्तेमाल किया गया। और एच की यूनिट क्या है या एच की वैल्यू क्या है 6.62607015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां पर जो किलोग्राम इस्तेमाल हुआ है वो हमारी डेफिनेशन का मेन हिस्सा है, उसको यहां मतलब लाने के लिए किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए इसीलिए हमने एच का इस्तेमाल किए। इसमें मीटर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी के तौर पर उसको डिफाइन किया जाएगा, और एस जो है सेकंड उसको सीजियम 133 के लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी डेल्टा न्यू इंटू सी एस, डेल्टा न्यू सी एस जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 का जो लाइट है उसके तौर पर उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। तो ये है 2018 के मुताबिक मास यानी 1 किलोग्राम जो मास होता है उसकी डेफिनेशन, जो कि प्योरली एक साइंटिफिक डेफिनेशन है और ये उसकी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी को जाहिर करती है। ओके, अब हम 2018 की ये जो नई डेफिनेशन है इसको उर्दू में बयान करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखें आपके स्क्रीन पर अभी आपको किलोग्राम की जो नई तारीफ 2018 के रूल के मुताबिक दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह से है कि 1 किलोग्राम की तारीफ बयान करने के लिए प्लैंक का मुस्तकिल एच इस्तेमाल किया जाता है। प्लैंक के मुस्तकिल की जो एब्सोल्यूट या फिक्स्ड वैल्यू है या बहुत ज्यादा एक्यूरेट जो उसकी कीमत है वो है 6.62607015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, यहां पर मीटर को नूर की रफ्तार यानी सी के रूप में और सेकंड को सीजियम की तवातिर यानी डेल्टा न्यू इंटू सी एस की शक्ल में जाहिर किया गया है। तो ये हो गई हमारी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी नंबर 3 क्या है। तो जाहिर है हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी नंबर 3 है वो है टाइम यानी वक्त। आपको सबको पता है कि अगर वक्त को गिनना है तो उसके लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्रीन पर जो चीज आपको नजर आ रही है वो एक घड़ी है जिसके जरिए हम वक्त की पैमाइश करते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि सेकंड की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो यहां पर सेकंड की डेफिनेशन
जो आज के ज़माने में इस्तेमाल की जाएगी या जो शुरू से ही इस्तेमाल की जाती रही है वो आपके सामने है। उसकी डेफिनेशन है, सेकंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू सी एस, the unperturbed ground state hyperfine transition frequency of cesium-133 atom to be 9192631,770 when expressed in the unit hertz, which is equal to second inverse। आप देखिए ये डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक या बहुत ज्यादा एक्यूरेसी को इस्तेमाल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इसका जो सीधा साधा मतलब है वो हम उर्दू में कुछ इस तरह से उसको बयान कर सकते हैं। अब आपके सामने इंग्लिश की वही डेफिनेशन का उर्दू ट्रांसलेशन है जो कुछ इस तरह से होगा, एक सेकंड वो वक्फा होता है जो सीजियम 133 का जौहर उसकी तहती हालत में मतलब ग्राउंड स्टेट में दो बारीक तरीन सतहों के दरमियान, मतलब दो बहुत ज्यादा हाइपरफाइन जो उसके लेवल्स होते हैं उनके दरमियान क्रॉस करते वक्त, यानी इलेक्ट्रॉन के क्रॉस करने से जो रेडिएशन एमिट होगी, जो अशआ रेजी होगी, उसका 9192631,770 दूरी वक्फों की, दौरी वक्फों की मुद्दत के बराबर जो वक्त होगा वो एक सेकंड होता है। आप लोग याद रखिए इस डेफिनेशन का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक या बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाली डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा आसान लफ्जों में इसको इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि जब सीजियम 133 का जो एटम है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से जो पहली जो उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी वहां, मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आने के लिए जो रेडिएशन वो एमिट करेगा, उस रेडिएशन के लिए जो टाइम दरकार होगा उस टाइम का 9192631,770 इतने गुना जो वक्त होगा वो वक्त एक सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड अगर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के रूप में लेते हैं तो वो काफी बड़ी मुद्दत होती है। वैसे हमारे रोजमर्रा जिंदगी के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक सेकंड बहुत छोटा वक्त होता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के रूप में बात करें तो एक सेकंड का मतलब होगा 9192631,770 टाइम्स, यानी इतने इस नंबर के गुना वो वक्त जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में दरकार होगा, तो वो एक सेकंड होता है। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन वक्त की या वक्त की इकाई यानी सेकंड की। आइए अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी नंबर 4 जो कि है इलेक्ट्रिक करंट यानी बर्की रॉ। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या बर्की रॉ का जो सीधा साधा तस्वुर हमारे जहन में जो बैठा हुआ है वो होता है इलेक्ट्रिकल स्पार्क के रूप में जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट या बर्की रॉ का सीधा साधा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बहाव जब वो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वायर में यानी कंडक्टिंग वायर में हमको मिलता है। आइए अब देखते हैं एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आप लोग देखिए 1948 के मुताबिक, यानी बहुत ही ज्यादा पुरानी जो डेफिनेशन है, यानी आज से तकरीबन 70-72 साल पुरानी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि इफ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर कैरीज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट which can produce a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, then that electric current will be 1 ampere। ओके, ये डेफिनेशन है 1948 की डेफिनेशन के हिसाब से। अगर हम इसको आज के लिहाज से, मतलब आज से 2 साल पहले 2018 में जो डेफिनेशन बनाई गई उसके मुनासिबत से अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा कि इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज E टू बी 1.60217664 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, यहां पर जो यूनिट है वो क्या है, कूलम, और कूलम का मतलब क्या होता है, विच इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड।
यहां पर जो सेकंड है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम लाइट। ओके, ये डेफिनेशन है एम्पियर की नए सिलेबस के मुताबिक। देखिए इसका जो सीधा साधा मतलब है वो ये है कि पहले इलेक्ट्रिक करंट को कुव्वत के रूप में मतलब फोर्स के रूप में डिफाइन किया गया था, और अब इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में डिफाइन किया गया है। यानी आज हमारा जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो बरकी बार होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, उसके रूप में हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि उर्दू में एम्पियर की तारीफ क्या होगी। तो 1948 के मुताबिक खला में रखे गए दो लामतनाही मुतवाजी मुअस्सिल तारों, लामतनाही का मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा लंबे तार जो एक दूसरे के साथ मुतवाजी भी हों, उनके दरमियान का फासला 1 मीटर होगा। उनमें से अगर एक जैसा यानी मुस्तकिल बरकी रौ अगर गुजारते हैं तो उन दोनों तारों के दरमियान जो कुव्वत पैदा होगी वो होगी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अगर इतनी कुव्वत उसमें पैदा होगी तो जो बरकी रौ गुजरेगी उन तारों में से वो 1 एम्पियर की होगी। ये डेफिनेशन एकदम सीधी सादी, एकदम सरल सी डेफिनेशन है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में जो नई डेफिनेशन इसके लिए बनाई गई वो क्या है। यानी 2018 के मुताबिक जो डेफिनेशन होगी एम्पियर की वो कुछ इस तरह से होगी। 1 एम्पियर बरकी रौ की तारीफ बयान करने के लिए हम बुनियादी बरकी बार यानी फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बरकी बार को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी कीमत होती है 1.60217634 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां याद रखिए ये जो -9 ये जो कूलम जो हमने इस्तेमाल करे कैपिटल सी, एक्चुअली इसका मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकंड, और इसीलिए इस नंबर को एम्पियर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहां पर क्योंकि एम्पियर के साथ में सेकंड भी आया है तो याद रखिए कि सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 लाइट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहां पर सेकंड की जो डेफिनेशन होगी वो सीजियम 133 की फ्रीक्वेंसी की शक्ल में हम उसको जाहिर करेंगे। ओके ओके, अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी नंबर 5 जो है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। उर्दू में हम इसे कहेंगे हर हरकियाती दर्जे हरारत। देखिए दर्जे हरारत या टेम्परेचर का नाम सुनते बराबर सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज आती है वो आता है थर्मामीटर, क्योंकि हम टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से ही नापते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि दुनिया में टेम्परेचर को नापने के लिए जो अलग अलग पैमाने हैं, बेसिकली 3 पैमाने बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिनमें से एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री केल्विन। तो इन्हीं 3 पैमानों के दरमियान यानी ये जो 3 अलग अलग जो स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, इनमें आपस में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं और अलग अलग जो कांस्टेंट्स हैं उनकी क्या वैल्यूज हो सकती है, तो वो इस पिक्चर में आपको दिखाई गई है। जैसे एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, रूम टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, और ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा। तो ये तमाम चीजें अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिखाई गई है। तो टेम्परेचर का सीधा साधा जो मतलब हमारे पास है वो है सर्दी या गर्मी का एहसास। यानी अगर कोई चीज गर्म है तो हम ये बोलेंगे कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर कोई चीज ठंडी है तो हम ये कहेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम है। और इसीलिए टेम्परेचर का सीधा साधा जो मतलब हमारे दिमाग में है वो है सर्दी या गर्मी का पैमाना या सर्दी या गर्मी का सेंस, उसका एहसास। ओके, अब आप देखिए पुराने स्केल्स के अंदर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ करते थे, लेकिन एसआई निज़ाम के अंदर डिग्री केल्विन को इस्तेमाल किया गया एज ए एसआई यूनिट। तो आइए अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ केल्विन क्या है। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ केल्विन अगर हम बहुत पुरानी मतलब हमारी इब्तिदाई जब एसआई निज़ाम तैयार हुआ था उस जमाने में 1967 में जो डेफिनेशन अडॉप्ट की गई थी वो डेफिनेशन आपके सामने है, और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द 1/273.16 पार्ट ऑफ thermodynamic temperature of triple point of water is known as Kelvin।
आप देखिए इस डेफिनेशन के अंदर एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है एक पानी जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेजेस। मतलब पानी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में एक साथ पाया जाता है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सॉलिड के तौर पर, लिक्विड के तौर पर और गैस के तौर पर एक साथ होता है। साइमल्टेनियसली तीनों तीनों फेजेस एक साथ नजर आते हैं। उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होगा, अगर उस टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट अगर निकाला जाए तो वो होता है 1 केल्विन। तो ये डेफिनेशन थी डिग्री केल्विन की, एकदम बेसिक डेफिनेशन जो शुरू में अडॉप्ट की गई थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि डेफिनेशन जो है, यानी आज के हिसाब से अगर हम बात करें, आज के हिसाब से मतलब 2018 के लिहाज से अगर हम बात करें, तो जो डेफिनेशन अब अडॉप्ट की गई है वो कुछ इस तरह से है। डिग्री केल्विन इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर के टू बी 1.380649 into 10 to the power minus 23 when expressed in the unit joule per degree Kelvin, which is equal to kilogram meter square per second square per degree Kelvin. ओके, यहां पर आप देखिए कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड जो है इनको एच, सी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम में रिप्रेजेंट किया गया है या उसमें उनको डिफाइन किया गया है। तो ये डेफिनेशन केल्विन की आज के हिसाब से, मतलब जो आज का जो हमारा मॉडर्न जो एकदम एडवांस जो लेवल है, जिसके अंदर हमको हर चीज की बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, उसमें हमने यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इसको यूज किए। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है वो आप ध्यान में रखिए, वो है 1.380649 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर डिग्री केल्विन। और इस पर से हमने डिग्री केल्विन को डिफाइन किया है आज के जमाने के हिसाब से। ओके, तो आप लोग एक चीज देखें कि एक चीज आपको समझ में 2018 की। आइए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि केल्विन की तारीफ जो है वो उर्दू के लिहाज से क्या होगी। तो जाहिर है अगर हम उर्दू में इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो पुरानी जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि पानी के नुक्ता सलासा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के हर हरकियात केल्विन कहलाता है। मतलब एक केल्विन का जो मतलब है वो हमेशा इस टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट होता है। ये हो गई पुरानी डेफिनेशन। अब हम केल्विन की जो नई तारीफ है वो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 2018 के मुताबिक, यानी एकदम मॉडर्न जो कंसेप्ट है वो क्या होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी कीमत है 1.380649 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर डिग्री केल्विन। यहाँ पर हम किलोग्राम, मीटर और सेकंड जो है उनको नूर की रफ्तार यानी सी, बोल्ट प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एच और डेल्टा न्यू इंटू सी है, इसका मतलब है सीजियम की फ्रीक्वेंसी की शक्ल में जाहिर करेंगे। तो ओके, तो ये थी केल्विन की नई तारीफ जो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी को जाहिर करती है या साइंटिफिक मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी नंबर 6 क्या है। वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए उर्दू में हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं किसी शय की मिकदार। आप याद रखिए यहाँ शय का मतलब कोई अंसर या कोई मुरक्कब हो सकता है। ज्यादातर हम ये जो कंसेप्ट है मतलब सब्सटेंस का, ये कंसेप्ट हम केमिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको भी ऐसा निज़ाम में शामिल किया गया है। तो शय की मिकदार या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हमारी
फिजिकल क्वांटिटी नंबर 6 है, और इसके लिए जो एसआई यूनिट इस्तेमाल की गई वो है मोल। तो देखें कि मोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि ये कंसेप्ट क्यों लाया गया। यहाँ जो पिक्चर्स में आपको जो नजर आ रहा है वो ये है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो वो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज, दुनिया का हर केमिकल इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। चाहे तांबे का तार हो, चाहे पानी हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे शुगर हो, चाहे सल्फर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कॉपर हो या मर्क्यूरी हो, कोई भी चीज जो है वो अगर आप उसको लें तो वो इनविजिबल पार्टिकल्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बनी हुई होती है। लेकिन साइंटिफिक जो बात है वो ये है कि अगर आप इनकी एक खास क्वांटिटी 1 मोल के तौर पे अगर लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एकदम कांस्टेंट होंगे। तो इसी चीज को बेस बनाकर यहाँ पर यहाँ साथ ही साथ जो आपको फर्स्ट पिक्चर में जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस देयर आर 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये एक बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है जो एवोगैड्रोस लॉ के तौर पर भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये मोल का कंसेप्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि मोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो डेफिनेशन ऑफ मोल: द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर सिस्टम is the quantity in which the number of atoms is the same as that of the number of carbon atoms present in 0.012 kilogram of carbon 12 is known as mole। आप याद रखिए ये डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है, मतलब मोल की ये वो डेफिनेशन है जो शुरू में इस्तेमाल की गई थी, यानी एसआई सिस्टम जब बनाया गया था उस जमाने में ये डेफिनेशन को यूज किया जाता था। मतलब एक्चुअली ये डेफिनेशन जो अडॉप्ट की गई वो 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर सिस्टम इज द क्वांटिटी इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इज द सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which are present in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। यहां पर याद रखिए कार्बन 12 जो है वो कार्बन का वो आइसोटोप है जो प्यूरेस्ट फॉर्म में मिलता है। मतलब दुनिया में कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनमें कार्बन 12 जो सबसे ज्यादा पीवर या सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, आइसोलेटेड फॉर्म में उस आइसोटोप को माना जाता है, और इसीलिए उसको बेस बनाकर ये डेफिनेशन बनाई गई थी। जाहिर है ये डेफिनेशन आज के जमाने में यानी 2018 के हिसाब से अगर हम ये डेफिनेशन बनाए तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक नेचुरल कांस्टेंट यानी एवोगैड्रोस नंबर को यूज करेंगे। तो आइए आज के जमाने के यानी 2018, आज से 2 साल पहले 2018 में जो अडॉप्ट की गई डेफिनेशन वो क्या है। 1 मोल सब्सटेंस कंटेन्स एग्जैक्टली 6.0221407 into 10 to the power 23 एलिमेंट्री इंटिटीज। यहां याद रखिए एलिमेंट्री इंटिटीज का मतलब एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, तो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री एंटिटीज। दिस नंबर इज फिक्स्ड नंबर वैल्यू ऑफ this number is the fixed numerical value of Avogadro's constant n suffix a। मतलब जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी ये फिक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू उसकी यही है एवोगैड्रोस नंबर की 6.0221407 into 10 to the power 23 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पर मोल। मतलब जब आप इस एवोगैड्रो नंबर को, ये जो नंबर है 6.0221407 into 10 to the power 23, इसके साथ में अगर आप पर मोल अगर यूनिट यूज करते हैं तो ये जो नंबर है इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग सिंबल n ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल एक्चुअली ये नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज होती है, यानी उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एंटिटीज हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं या और भी जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन सबका ये मेजर बताएगा। मतलब मोल जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्री एंटिटीज को
रिप्रेजेंट करेगा जो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में हो, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर मौजूद हो, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में। ओके, एन एलिमेंट्री क्वांटिटी एंटिटी मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल, एन आयन, एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मुझे यकीन है आपको ये डेफिनेशन ध्यान में आ गई होगी। आप ध्यान में रखिए, यहाँ मोल की डेफिनेशन के अंदर जो नेचुरल कांस्टेंट यूज किया गया वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि मोल की डेफिनेशन उर्दू में क्या हो सकती है। तो 1971 के हिसाब से जो पुरानी डेफिनेशन है मोल की, वो है मोल किसी निजाम में शय की वो मिकदार होती है जिसमें असासी हस्तियों यानी अनासिर वगैरह यानी जौहर या मुरक्कबात या छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह की तादाद उतनी ही हो, यानी असासी हस्तियों की या अनासिर की तादाद उतनी ही हो। अनासिर का मतलब एलिमेंट्स नहीं है, अनासिर का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनका मतलब जौहर या सालमात या छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकता है। तो उनकी तादाद उतनी ही हो जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में जौहरों की तादाद होती है। यानी कार्बन 12 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 का जो आप जो क्वांटिटी लेंगे, उसमें जितने जौहर होंगे, उसमें जितने एटम्स होंगे, उतने ही एटम उस सब्सटेंस में होना चाहिए। तो उस सब्सटेंस की जो क्वांटिटी आएगी, उसकी जो मिकदार होगी, उसे हम 1 मोल कहेंगे। ये डेफिनेशन हो गई 1971 के हिसाब से एक पुरानी डेफिनेशन। अब 2018 के हिसाब से इसकी जो नई डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। डेफिनेशन होगी, एक मोल शय में असासी हस्तियों या अनासिर के जौहरों की तादाद मुतलकन यानी एब्सोल्युटली 6.02214 14076 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। यह अदद दरअसल एवोगैड्रो मुस्तकिल यानी एन ए होता है, एन सफिक्स ए होता है, जिसको मोल इनवर्स में जाहिर किया गया हो। ये जो नंबर है इसे एवोगैड्रो अदद यानी एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। किसी भी निजाम में शय की मिकदार यानी एन दर हकीकत उस निजाम में मौजूद असासी हस्तियों की बिल्कुल सही तादाद का इजहार होती है। यहाँ असासी हस्ती से मुराद जौहर या सालमात या आयन या इलेक्ट्रॉन या कोई भी बुनियादी किस्म के जर्रात का ग्रोह होता है। तो ये डेफिनेशन है मोल की 2018 के हिसाब से। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नंबर 7 क्या है। ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उर्दू में हम इसे कहेंगे नूरी हिद्दत या दरख्शां शिद्दत। ओके, जाहिर है इसका ताल्लुक नूर से यानी लाइट से है और उसकी तेजी के साथ में। इंटेंसिटी का मतलब तेजी होता है। तो आइए देखते हैं कि दरख्शां शिद्दत का सीधा साधा मीनिंग क्या होगा। जाहिर है यहाँ पर जो फिगर आपको नजर आ रही है उसमें एक कैंडल नजर आ रही है। उस कैंडल का जो शोला है, उस शोले में से जो रोशनी निकल रही है, उसको, उस रोशनी के निकलने का जो नफाज होता है यानी उसकी जो तेजी होती है, उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। और उसकी जो यूनिट है वो ल्यूमेंस होती है। और जब ये ल्यूमेंस यानी जब ये ल्यूमिनस फ्लक्स या दरख्शा नफाज जब आगे बढ़ता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आकर ये गिरता है, उसके ऊपर आकर जब ये इंसिडेंट होता है, वकू पजीर होता है, तो उसको मतलब उस ल्यूमिनस फ्लक्स को अगर आपने उस पर्टिकुलर एरिया के साथ उसका तनासुब अगर आप ले लेते हैं, तो आपको जो नंबर मिलता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। इसका मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसीलिए उसकी जो एसआई यूनिट है वो बनेगी ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, जिसे आमतौर पे लक्स भी कहते हैं। यानी लक्स का सीधा साधा मतलब होता है ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब एसआई निजाम का मामला आया तो उन्होंने ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर को हटाकर कैंडेला जो है इसको एसआई यूनिट के तौर पर यूज किया। ओके, कैंडेला जो वर्ड है एक्चुअली वो कैंडल से या पर्शियन वर्ड कंदील से बनाया गया है, यानी वहां से इसको अखज किया गया है। ओके, तो कैंडेला की डेफिनेशन आप लोग देखिए कि जो पुराने दौर में मतलब जब एसआई सिस्टम बनाया गया था और आज के दौर में यानी 2018 के हिसाब से उसकी डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन में ज्यादा
रद्दोबदल या ज्यादा तब्दीली नहीं की गई। थोड़ा सा इसको बोलने का या बताने का जो अंदाज है वो सिर्फ बदला गया है। ओके, तो आइए पहले देखते हैं कि इंग्लिश में हम कैंडेला की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ल्यूमिनस इफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 hertz k suffix cd to be 683 when expressed in the unit lumen meter per watt, which is equal to candela स्टेरेडियन पर वैट और कैंडेला स्टेरेडियन पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब, where the kilogram, meter and second are defined in terms of h, c and frequency of cesium light, delta nu cs। अब देखिए ये डेफिनेशन भी एक बहुत ही बेसिक किस्म की डेफिनेशन है जो एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस डेफिनेशन के अंदर, इस डेफिनेशन का जो सीधा साधा मतलब है वो ये है कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो होता है, यानी एक कलर वाला जो लाइट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 10 to the power 12 हर्ट्ज हो, तो उस फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली जो लाइट की जो तेजी है वो 683 टाइम्स होना चाहिए अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो कैंडेला स्टेरेडियन पर वैट में। ओके, आइए अब देखते हैं कि यही वाली डेफिनेशन उर्दू में अगर हम कन्वर्ट करें और इसको अल्फाज को बदल कर अगर बयान करें तो ये डेफिनेशन कुछ उर्दू में इस तरह से होगी। कैंडेला एक दी हुई सिमत में, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस मंबे नूर की यानी उस वसीले की या उस सोर्स ऑफ लाइट की दरख्शां शिद्दत होती है जो 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज तवातिर की यक रंगी मतलब मोनोक्रोमैटिक शुआएं खारिज करता हो और जिसकी उस दी हुई सिमत में अशाई शिद्दत 1/683 वॉट फी स्टेरेडियन हो। आप देखिए पिछली डेफिनेशन के अंदर 683 जो नंबर था उसको स्टेरेडियन पर वॉट में गिना गया था, और यहां पर हमने जो डेफिनेशन यानी उर्दू में जो डेफिनेशन हमने बनाए उस डेफिनेशन के अंदर हमने उसी नंबर को 1/683 टाइम्स कर दिए, तो वो डेफिनेशन का वो पार्ट जो है वो उल्टा हो गया, वॉट पर स्टे रेडियन हो गया। तो उर्दू में इस डेफिनेशन को समझने या पढ़ने का ये आसान तरीका हो सकता है, इसलिए मैंने ये तरीका जो है ये अडॉप्ट किया हूं। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये 7 बेसिक डेफिनेशंस समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि एसआई निजाम में इन 7 असासी या बेस यूनिट्स के अलावा जिन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बनाया गया था वो कौन सी हैं। तो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी जमनी या अजाफी इकाइयां हैं उनमें से पहले नंबर पर जो है यानी फिजिकल क्वांटिटी नंबर 8 हमारी जो होगी, जाहिर है 7 तो हमारे असासी या बेस यूनिट्स में आ गए, और अब जो नंबर आएगा वो 8वां आएगा। तो 8वें नंबर पर जो चीज है वो है प्लेन एंगल या सतही जाविया, मतलब एक सतह में एक प्लेन में बनने वाला एंगल। अब यहां प्लेन एंगल की एक पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है। आप देखिए कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल का सेंटर है, और यहां से ये वाला जो पार्ट है ये उसका रेडियस है, यानी ग्रीन कलर की जो लाइन है एक्चुअली वो रेडियस है, और रेड कलर वाली जो लाइन है ये उसका एक कॉस है, आर्क है। तो यहां 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। ओके, अब आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन ऑफ रेडियन क्या बनाई गई। तो याद रखिए कि ये डेफिनेशन जो है ये एसआई निजाम में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस जमाने से लेकर 2018 तक, मतलब पिछले 2 साल पहले तक ये डेफिनेशन जो है वो मानी जाती है, मतलब यही डेफिनेशन उसकी मॉडर्न डेफिनेशन भी है। ओके, तो आइए पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ds ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस r ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। क्या व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। यानी यहां पर आपको क्या करना है, आर्क लेंथ लेना है
या लेंथ ऑफ आर्क लेना है और उसको डिवाइड करना है रेडियस से, तो सिंपल वे में जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो मिलेगा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। याद रखिए यहाँ पर ds का मतलब है आर्क लेंथ और r का मतलब है रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये था रेडियन की डेफिनेशन। अब अगर हम इसको उर्दू में देखें तो उर्दू में इसकी जो डेफिनेशन बन सकती है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। उर्दू में उसकी जो तारीफ है वो कुछ ऐसी आएगी, किसी भी दायरे के कॉस की लंबाई और उस दायरे के निस्कुत्र का तनासुब मुस्तकिल होता है, जिसे उस कॉस के लिए सतही जाविया कहते हैं। यानी यहां पर आप याद रखिए कि जो सतही जाविया प्लेन एंगल जो है वो कॉस के साथ रिलेट करके बताया गया है। ओके, यानी कोई भी दायरा अगर आप लेते हैं तो उस दायरे के कॉस की जो लंबाई है उसको अगर आपने उसके निस्कुत्र के साथ अगर उसका तनासुब लेंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर सतही जाविया या प्लेन एंगल होता है। जाहिर उसका फॉर्मूला क्या होगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। आइए अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी नंबर 9 क्या हो सकती है। जाहिर है ये हमारे एसआई निजाम की आखिरी फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है सॉलिड एंगल। उर्दू में हम इसे कहेंगे ठोस जाविया। अब सवाल ये आता है कि ये सॉलिड एंगल या ठोस जाविया क्या होता है। तो देखिए ये वो जाविया है जो आम तौर पर किसी भी कोन के अंदर यानी किसी भी मखरूत के अंदर जो कर्व्ड सरफेस होती है, मतलब जो गोल घूमी हुई जो कर्व सरफेस होती है, तो उसकी जो नोक होती है कोन की, जिसको नुक्ता रास कहते हैं, उस नुक्ता रास यानी वर्टेक्स के ऊपर, उस नुक्ता रास जिसे अपेक्स भी कहते हैं, ओज भी कहते हैं उर्दू में, उस नुक्ते पर जो गोल कुर्रवी सतह मिलकर जो जाविया बनाएगी उसे आमतौर पे ठोस जाविया कहते हैं। आइए हम सबसे पहले ठोस जाविये को समझने के लिए यहाँ पर इन पिक्चर्स पर नजर डालते हैं। आप देखिए यहाँ, जैसे अभी हमने सतही जाविया यानी प्लेन एंगल के टाइम पर एक दायरा लिए थे, इसी तरह से जब हम एक ठोस जाविये की बात करेंगे तो उसके टाइम पर हम एक कुर्रा लेंगे। ये ऊपर वाली फिगर के अंदर आप देखिए कि ये एक गोल कुर्रा है, यानी एक फुटबॉल जैसी गोल चीज है। यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, यानी यहाँ ये जो पॉइंट ओ दिया गया है, ये पॉइंट ओ जो है ये उसका अपेक्स है, मतलब ये उसका नुक्ता रास है, ओज है। इसको बेस बनाकर अगर आप यहां से ऐसा एक कोन बाहर तक लें, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये जो कोन जब आप इस कुर्रे के बाहरी सतह के ऊपर लेंगे तो वो बाहर आपको एक ऐसा गोल दायरा जैसा मिलेगा जैसे ये नजर आ रहा है। जाहिर है इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर इसी कोन को अगर आप अलग से समझना चाहें तो ये कोन आपके सामने नजर आ रहा है। ओके, बिल्कुल सिंपल वे में आप देखिए ये वर्टेक्स है या अपेक्स है, नुक्ता रास है, ओज है, यानी नुक्ता ओज है, और ये जो सतह जो नजर आ रही है आपको तो ये गोल कुरवी सतह है, और ये गोल यानी यहाँ पर कर्व्ड सरफेसेस है, माइल सतहें हैं, और इन माइल सतहों के अंदर या मुनहनी सतहों के दरमियान जो गोल जाविया बनेगा, ये आप देखिए यहाँ पर ये गोल जाविया बना नजर आ रहा है, ये जाविये को हम कहते हैं सॉलिड एंगल या ठोस जाविया। इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आप देखिए अभी पिछली बार हमने रेडियन को डिफाइन करते टाइम पर, मतलब प्लेन एंगल का जो रेडियन था उसको डिफाइन करते टाइम पर हमने कॉस की लंबाई को रेडियस से डिवाइड करे थे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम कुर्रे की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कॉस की जगह पर हमको वो रकबा लेना पड़ेगा, उस हिस्से का रकबा लेना पड़ेगा जो इंटरसेप्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर कोन से या उस पर्टिकुलर ओज से, नुक्ता ओज से निकलने वाली जो लाइनें हैं वो जिस एरिया को इंटरसेप्ट कर रही हैं, जिस एरिया को वो इंटर कट कर रही हैं, किता कर रही हैं, उस एरिया को हमको डिवाइड करना पड़ेगा आर स्क्वायर से, मतलब रेडियस के स्क्वायर से। तो आइए देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेरेडियन। तो पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन जो शुरू से लेकर अभी तक, मतलब मॉडर्न डेफिनेशन भी यही है। द डेफिनेशन इस तरह से होगी, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस का इंटरसेप्टेड एरिया डी ए डिस्क्राइब्ड अबाउट द अपेक्स ओ, यानी पॉइंट ओ से निकलने वाली जो रेज हैं, वहां से निकलने वाली जो लाइन है
वो जिस एरिया को इंटरसेप्ट करके बनाएंगी स्फेरिकल सरफेस में एज द सेंटर, यानी उस अपेक्स ओ को आपको सेंटर के तौर पे लेना है, टू द, यानी उस एरिया का रेशो आप लो टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, इज नोन एज स्टेरेडियन। ओके, तो डेफिनेशन मैं एक बार और पढ़ देता हूं। द रेशो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डीए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द अपेक्स ओ एज द सेंटर ऑफ द स्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज नोन एज स्टेरेडियन। जाहिर है अगर हम इस पर से इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका फॉर्मूला आएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए जो है वो एरिया इंटरसेप्टेड है और आर स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी जो स्फीयर वहां बनेगा, जो इमेजिनरी या तस्वुराती जो वहां कुर्रा बनने वाला है, जो स्फीयर बनेगा उसके निस्कुत्र या उसके रेडियस का स्क्वायर है। ओके, उर्दू में अगर हम बात करें तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। किसी कुरवी सतह के किते किता किए गए रगबे, किसी कुरवी सतह के किता किए गए रगबे और उस कुर्रे के निस्कुत्र के मुरब्बे का तनासुब उस रगबे के लिए मुस्तकिल होता है जिसे स्टेरेडियन कहा जाता है। अगर नुक्ते ओज यानी अपेक्स को उस कुर्रे का मरकज लिया जाए, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि अगर आपने नुक्ते ओज जो है, अपेक्स जो है, उसको अगर आप मरकज के तौर पे लेते हैं और उसको मरकज बनाकर एक कुर्रा बनाते हैं, तो उस कुर्रे का जो इंटरसेप्टेड एरिया होगा, जो किता किया हुआ रगबा होगा, अगर आप उस रगबे का तनासुब लेंगे स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर स्टेरेडियन कहलाएगा, वो 1 स्टेरेडियन होता है। जाहिर है उसका जो फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है वो होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आज हमने एसआई निज़ाम की इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी टोटल मिलाकर 9 सप्लीमेंट्री, टोटल मिलाकर 9 एसआई यूनिट्स जो हैं उनको डिस्कस किए, उनकी पुरानी और नई डेफिनेशंस देखे। आप लोग याद रखिए, हो सकता है आपको नई डेफिनेशंस कुछ मुश्किल महसूस हो, लेकिन आप याद रखिए कि जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है और जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा एक्यूरेट होने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम साइंटिफिक तरक्की को ध्यान में रखते हुए या साइंटिफिक तरक्की के मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एसआई निज़ाम की इन यूनिट्स को जो है डिफाइन करने की कोशिश की गई। शुरुआती दौर में इनको डिफाइन करना बहुत आसान था, उनको बहुत आसानी के साथ एक फिजिकल एक ऑब्जेक्ट को सामने रखकर उसको डिफाइन कर दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीटर स्केल या किलोग्राम जो है, इन लोगों को बाकायदा पेरिस में जो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो था, तो वहां पर प्लेटिनम इरिडियम के अलॉय जो है उसके बनाए गए जो सिलेंडर और जो स्केल, मीटर स्केल जो बनाई गई थी वहां पर, उनको ऑब्जेक्ट के तौर पे रखा गया था और उनको बताया जाता था कि वो 1 मीटर या 1 किलोग्राम है, और इसलिए उनको समझना बड़ा आसान होता था। लेकिन आज के जमाने के अंदर साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से और ज्यादा एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए उनको नेचुरल कांस्टेंट्स के रूप में डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आप लोग जैसे जैसे आगे अपना सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे ये तमाम फिजिकल कांस्टेंट्स के साथ आप फेमिलियर होते जाओगे और फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे, बल्कि फिर ये धीरे धीरे करके आपको आसान हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप अपनी स्टडी जो है वो जारी रखें और आप इन तमाम चीज़ों की बेस में और इनकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको आप अपने जहन में बिठाते जाएं। जितनी ज़्यादा बारीकी के साथ आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा और ये तमाम कंसेप्ट आपको समझ में आते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की तमाम चीज़ें समझ में आई होगी। कीप स्टडीइंग। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।